हेलो। आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है उसके चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिचर्ड एब्राइट, जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में। तो उनकी जो साइंटिस्ट बनने की जर्नी है, जो यात्रा है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इस बॉक्स में लिखी बात पढ़ते हैं और उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो रिचर्ड एब्राइट ने प्राप्त किया है सर स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लाउ अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो इन दो विषयों में उन्होंने प्राप्त किए हैं ये अवार्ड्स, है ना। अब ये अवार्ड्स उन्हें इन विषयों पर कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे, है ना। कहा जा रहा है कि उनकी जो फैसिनेशन उनकी जो जिज्ञासा थी, वो जो आकर्षित थे बटरफ्लाइज के प्रति, तितलियों के प्रति, उस जिज्ञासा ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया के द्वार खोल दिए। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो 22 वर्ष की आयु में एक स्काउट ऑफ द ईयर, जो पहले स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे, उन्होंने साइंस की दुनिया में एक नई थ्योरी लाई, सेल्स कैसे काम करते हैं उसके विषय पर। तो स्काउट ऑफ द ईयर वो पहले जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रह चुके थे। स्काउट्स जो होते हैं वो एक संस्थान का हिस्सा होते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां जो होती हैं उनको आदर्श नागरिक बनने के लिए जो कौशल होते हैं उनमें दक्ष बनाया जाता है। समाज के लिए वो अच्छे काम करे, उसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसका वो हिस्सा थे और उसमें उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, तो वो स्काउट ऑफ द ईयर बनाए गए थे पहले। और उन्होंने एक नई थ्योरी दुनिया के सामने लाई, जो कि किस चीज़ पर थी कि सेल्स, जो कोशिकाएं हैं, वो कैसे काम करती हैं। और ये 22 साल की उम्र में रिचर्ड एच एब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे, यानी कॉलेज में जब वो पढ़ते थे तो उनके रूम में जो उनके साथ होते थे, उन्होंने समझाई थी थ्योरी को, जो थ्योरी वो ले करके आए थे एक आर्टिकल में जो कि पब्लिश हुई थी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल में, पत्रिका में। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. तो ये पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल ने कभी प्रकाशित किया हो काम कॉलेज के विद्यार्थियों का। ये ऐसा था जैसे कि स्पोर्ट्स में बड़े बड़े लीग्स बनाना मात्र 15 साल की उम्र में, और एक होम रन हिट कर जाना तुम्हारी पहली बारी में बैटिंग की।
तो स्पोर्ट्स से उसकी तुलना की जा रही है कि मात्र 15 साल की उम्र में होम रन कोई हिट कर ले, और वो भी तब जब पहली बार वो बैटिंग कर रहा हो। वैसा था इस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में कॉलेज के स्टूडेंट्स के काम का पहली बार प्रकाशित होना। यहाँ पर होम रन क्या होता है वो समझाया गया है, नीचे देखेंगे पेज के। A home run in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. तो होम रन बेसबॉल के गेम में होता है जिसमें कि जो बैटिंग कर रहे हैं वो रन बनाते हैं सेफली दौड़ते हुए सारे बेसिस पर और वापस पहुंचकर अपने होम प्लेट पर बिना रुके। तो हम यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो है होम प्लेट है, यहाँ पर बैटर होता है, वो पहले बेस पर जाएंगे, दूसरे पर, तीसरे पर और वापस यहाँ आ जाएंगे। तो क्या होगा, उनको रन की प्राप्ति होगी। आगे क्या लिखा है, अ बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ होम रन। तो एक बॉल जो है वो फील्ड के बाहर चली जाए, जो ग्राउंड जिसमें खेल रहे हैं उसको भी क्या बोलेंगे, होम रन। तो गेटिंग अ पेपर पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 15 इन अ साइंटिफिक जर्नल इज हियर कंपेयर्ड टू स्कोरिंग अ होम रन वाइल बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक पेपर पब्लिश्ड हो जाए 15 साल की उम्र में, उसकी तुलना हो रही है एक होम रन स्कोर करने से जब आप पहली बार बैटिंग कर रहे हो। आगे देखते हैं। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. तो वो इकलौती संतान थे। रिचर्ड एब्राइट जो थे वो पले बड़े थे रीडिंग नाम के लार्ज टाउन में, बड़े से टाउन में जो कि पेंसिल्वेनिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वहाँ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, और जाहिर सी बात है कि मैं फुटबॉल और बेसबॉल तो नहीं ही खेल सकता था उस टीम में जिसमें मात्र एक खिलाड़ी हो, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, चीज़ें इकट्ठा करना, टू कलेक्ट थिंग्स। ही कुड कलेक्ट थिंग्स, सो ही डिड, एंड डिड ही एवर। Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो उन्होंने ऐसा किया और किया हमेशा। एब्राइट बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे उसी डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चयता के साथ जिसके साथ उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ की। वो और क्या कलेक्ट करते थे, रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स भी। वो एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी बने, कभी कभी पूरी रात तारों को निहारा करते थे। एस्ट्रोनॉमी आप जानते होंगे, खगोल शास्त्र को बोलते हैं, जिसमें कि प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, इनकी पढ़ाई होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, खगोलविद। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. तो शुरुआत से ही वो बहुत जिज्ञासु भी थे और उनका दिमाग बहुत तेज़ था। साथ ही उनकी एक माँ भी थी जो उनके सीखने की जो रुचि थी उसको प्रोत्साहित करती थी, उसको एनकरेज करती थी। वो उन्हें सैर पर ले जाया करती थी, उनके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स और भी दूसरे इक्विपमेंट्स, उपकरण खरीदा करती थी और उनकी मदद करती थी कई दूसरे तरीकों से।
I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. तो मैं उसकी इकलौती साथी थी. कंपेनियन मतलब क्या होता है? साथी. जब तक कि उसने स्कूल की शुरुआत नहीं की थी, उनकी माँ ने बताया. उसके बाद मैं उसके लिए उसके दोस्त घर लाया करती थी, लेकिन रात में हम बस साथ में चीज़ें किया करते थे. रिची मेरी पूरी ज़िंदगी था उसके पिता के जाने के बाद, जब वो तीसरी कक्षा में था. तो यहाँ पर रिची उनको प्यार से उनकी माँ बुलाती हैं. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. तो वो और उनका बेटा लगभग हर शाम बिताया करते थे डाइनिंग रूम के टेबल पर. अगर उसके पास करने को कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी. शारीरिक काम नहीं, लेकिन चीज़ें सीखना. उनकी माँ ने कहा. उसे ये अच्छा लगता था, वो सीखना चाहता था. He wanted that. And learn he did. He earned top grades in school. On everyday things, he was just like every other child, his mother said. और उन्होंने सीखा. वो स्कूल में टॉप ग्रेड्स लाते थे, प्राप्त करते थे, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे. बाकी प्रतिदिन की जो चीज़ें होती थी उसमें वो किसी दूसरे बच्चे की ही तरह थे, उनकी माँ ने कहा. By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो जब तक कि वो सेकेंड ग्रेड में यानी कि दूसरी कक्षा में पहुंचे, तब तक उन्होंने उनके होम टाउन में पाई जाने वाली 25 के 25 स्पीशीज जो थी बटरफ्लाइज की, उनको कलेक्ट कर लिया था. यहाँ स्पीशीज लिखा है. स्पीशीज क्या होते हैं? जाति. तो ऐसे 25 स्पीशीज बटरफ्लाइज की उन्होंने अपने होम टाउन में प्राप्त की, जिनका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है. ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. तो शायद 25 के 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज जो उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, उसके साथ ही उनकी जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का इंटरेस्ट था वो एंड हो जाता. उनकी जो रुचि थी वो समाप्त हो जाती. लेकिन उसके बाद उनकी माँ ने क्या उन्हें ला कर दी? एक बच्चों की किताब जिसका शीर्षक था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. ये वो बता रहे हैं. उस किताब में ये बताया जा रहा था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका को जाती हैं. ठीक है, माइग्रेट करती है. माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेशन होता है जो मौसमी प्रवास होता है, एक से दूसरे स्थान, दूसरे क्षेत्र को जाना, उसको कह रहे हैं माइग्रेशन. ओके, तो वो कैसे सेंट्रल अमेरिका को जाती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज, इसके बारे में उस किताब में बताया हुआ था. और इसने क्या किया? जो साइंस की दुनिया थी उनके सामने खोल दी. किनके सामने? रिचर्ड एच एब्राइट, जिनको कहा जा रहा है ईगर यंग कलेक्टर, जो उत्सुक छोटे से कलेक्टर थे, उनके लिए. आगे बढ़ते हैं. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart.
तो बुक के अंत में जो पाठक थे उनको आमंत्रित किया जा रहा था मदद करने में, किस चीज़ की स्टडी में, बटरफ्लाई माइग्रेशंस की स्टडी में। अभी मैंने बोला माइग्रेशन क्या, जो एक से दूसरे क्षेत्र को बटरफ्लाइज जाती हैं उसके बारे में स्टडी करना। उनसे कहा जा रहा था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें, उन पर टैग्स लगाएं रिसर्च के लिए, जो कि कर रहे थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्किट, कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के। एब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्किट को लिखा और जल्द ही एब्राइट अटैच कर रहे थे, लगा रहे थे हल्के अधीसिव टैग्स, यानी जो चिपक जाती हैं जो चीज़ें, उनको क्या बोला जा रहा है, अधीसिव टैग्स, मोनाक के पंखों पर। तो मोनाक बटरफ्लाइज के पंखों पर वो टैग्स लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास तस्वीर है, दिख रहे हैं, इस बटरफ्लाई के ऊपर ये टैग ये चिपकाया हुआ, ये अधीसिव होता है, ठीक है। तो जिसे भी कोई टैग्ड बटरफ्लाई मिले उसे कहा जा रहा था कि वो टैग को भेज दे डॉक्टर अर्किट के पास। इसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, मैं इनको डॉक्टर अर्किट बोल रही हूँ, बहुत लोग इन्हें अर्कहार्ट बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन कहीं पर कुछ बोला जाता है, तो आप या तो डॉक्टर अर्किट बोले या फिर डॉक्टर अर्कहार्ट बोले। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. If you're going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो जो बटरफ्लाई पकड़ने का जो सीज़न था रीडिंग में, वो कितने समय तक रहता था, 6 हफ्तों तक। कब, लेट समर में। तो समर में कैसे बोल सकते हैं, अर्ली समर, मिड समर, लेट समर। तो लेट समर, समर के जाने वाले समय में। तो अगर आप उन्हें एक एक करके पकड़ेंगे तो ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। एक एक करके बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की तो इतने समय में ज़्यादा बटरफ्लाइज कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एब्राइट के लिए अगला कदम क्या था, बटरफ्लाइज के फ्लॉक को साथ में रेज करना। तो फ्लॉक मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो बटरफ्लाइज के समूह को साथ में पालना। तो वो क्या करते, वो एक मोनार्क बटरफ्लाई कैच करते, उसके अंडे लेते और फिर उन्हें बड़ा करते अपने बेसमेंट में, उनके पूरे जीवन चक्र में। तो एग से कैटरपिलर बनती, फिर प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई। फिर वो क्या करते, वो बटरफ्लाइज पर टैग लगा देते, बटरफ्लाइज के विंग्स पर, और फिर उन्हें जाने देते। कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था उनके घर का, वो कई हजार मोनार्क्स का घर रहा था, जो कि डेवलपमेंट के विकास के अलग अलग चरण पर थी, अलग अलग स्टेजेस पर थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो 6 हफ्तों में किन किन तरह की बटरफ्लाइज, तितलियां पकड़ी उन्होंने, कितनी की संख्या में। यहाँ पर कितनी तरह की बटरफ्लाइज है, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह की। तो स्नाउट जैसे एक पकड़ी थी, मोनार्क एक, वाइट्स एंड सल्फर्स 3, वैसे ही और भी बटरफ्लाइज के प्रकार। आगे देखते हैं। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived.
तो वक्त के साथ क्या हुआ, उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी बटरफ्लाई तितलियों को टैग करने में, वो जाने लगी, वो लूज़ करने लगी उस इंटरेस्ट को। तो ये काम कैसा था, बहुत मेहनत का था ना, और इसमें ज़्यादा फीडबैक भी नहीं था, मतलब कोई परिणाम नहीं नज़र आ रहा था इस काम का कि इससे क्या लाभ हो रहा है, इससे कोई रिजल्ट कुछ खास देखने को फीडबैक था नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस पूरे समय में जब उन्होंने ये किया, वो हंसकर कहते हैं, सिर्फ मात्र दो तितलियां थी जो कि मैंने टैग की थी, वो वापस से पकड़ी गई, और वो भी जहाँ मैं रहता था उससे 75 माइल्स की दूरी से ज़्यादा नहीं। तो मात्र जो दो बटरफ्लाइज रिकैप्चर की गई थी, वापस से पकड़ी गई थी, वो जहाँ रहते थे उससे मात्र 75 माइल्स की रेडियस के अंदर ही पकड़ी गई थी। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तो 7वीं कक्षा में उन्हें समझ में आया कि असली विज्ञान क्या है जब उन्होंने प्रवेश किया एक काउंटी साइंस फेयर में, और वहाँ वो हार गए। तो काउंटी साइंस फेयर, ये काउंटी मतलब क्या हो गया, क्षेत्रीय, रीजनल साइंस फेयर, विज्ञान मेला या एक तरह की प्रदर्शनी, वहाँ वो हार गए। तो उनके लिए बहुत सैड फीलिंग थी, उन्हें बहुत दुख हो रहा था, वो उन्हें बहुत उदासी महसूस हो रही थी, वहाँ बैठे रहना और देखना कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला जबकि बाकियों ने कुछ ना कुछ जीता। ये बात एब्राइट ने कही। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो एंट्री थी वो थी स्लाइड्स की, फ्रॉग टिश्यूज़ की। तो उन्होंने स्लाइड्स प्रिपेयर की थी फ्रॉग टिश्यूज़ की, जिसको वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर दिखा रहे थे। उन्हें समझ आया कि जो विनर्स थे, वहाँ पे जो विजेता थे, उन्होंने असली एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करने का प्रयास किया था, ना कि एक सुंदर सा बस डिस्प्ले दिखाने का सोचा। तो एक साधारण सा डिस्प्ले, बस स्लाइड में वो टिश्यू को रखकर दिखा रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, और जो प्राइज था वो एक्सपेरिमेंट्स पर मिल रहा था। ओके Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I'd been doing in the past several years. तो उनकी जो भावना थी कंपटीशन की, जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना थी रिचर्ड एब्राइट के अंदर अब नज़र आनी शुरू हो गई थी। मैं जानता था कि अगले साल के फेयर के लिए मुझे एक असली एक्सपेरिमेंट करना होगा, उन्होंने कहा। तो वो विषय जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पता था वो कीड़ों पर काम था, जो मैं कर रहा था पिछले कई सालों से। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. तो उन्होंने पत्र लिखा डॉक्टर अर्किट को आइडियाज़ के लिए, और उनके पास भेजे। डॉक्टर अर्किट ने कई सारे सुझाव एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के लिए। तो वो जो आइडियाज़ थे वो एब्राइट को व्यस्त रखते थे पूरे उनके हाई स्कूल टाइम में, और इस पर काम करने से उन्हें प्राइजेस मिले काउंटी साइंस फेयर में भी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that
I had tried the experiment. This time I won. तो 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने विचार किया, उन्होंने कोशिश की कि वो ढूंढे कारण उस वायरल डिजीज़ का जिसके वजह से लगभग सारे मोनाक कैटरपिलर्स मर जाते हैं हर कुछ साल पर। तो एब्राइट ने सोचा कि ये बीमारी शायद एक बीटल के द्वारा कैरी की जाती होगी। उन्होंने कोशिश की रेस करने की कैटरपिलर्स को बीटल्स की मौजूदगी में, प्रेजेंस में। इसके बारे में वो कहते हैं कि मुझे कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने दिखाया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और इस बार मुझे जीत हासिल हुई। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs didn't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. अगले साल उनके साइंस फेयर प्रोजेक्ट में टेस्टिंग हो रही थी थ्योरी की कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है, उनकी नकल करती हैं। तो थ्योरी ये थी कि वाइसरॉयज जो है वो मोनार्क्स की तरह दिखती हैं, क्योंकि मोनार्क्स बर्ड्स को स्वाद में अच्छी नहीं लगती, वाइसरॉयज दूसरी ओर बर्ड्स को स्वाद में अच्छी लगती है, यानी कि स्वादिष्ट लगती हैं। तो जितनी ज़्यादा वो मोनार्क की तरह नज़र आएंगी, चांसेस उतने कम होंगे कि वो किसी बर्ड का डिनर बन जाएं। तो खुद को बचाने के लिए वो कॉपी किया करती हैं मोनार्क्स का। ये थ्योरी थी फॉर द नेक्स्ट साइंस फेयर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये उस थ्योरी को टेस्ट कर रहे थे। Ebrard's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Ebrard said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. तो एब्राइट का प्रोजेक्ट जो था वो इस बारे में था कि देखा जाए कि क्या बर्ड्स मोनार्क्स को खाएंगी। तो उन्होंने पाया कि जो स्टारलिंग है वो साधारण बर्ड फूड नहीं खाती, मतलब साधारण पक्षियों का खाना वो नहीं खाती, लेकिन वो खा जाती है जितनी मोनार्क्स उसे प्राप्त हो, जितनी मोनार्क्स वो पा सके। बाद के रिसर्च जो दूसरे लोगों ने किए थे उसमें ये बात नज़र आई कि वाइसरॉयज शायद सच में कॉपी करती हैं मोनार्क्स को। ये जो उनका प्रोजेक्ट था इसे जूलॉजी डिवीज़न में पहला स्थान प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ पूरे काउंटी साइंस फेयर में। तो जूलॉजी विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें कि जानवर के शारीरिक संरचना, उसके जीवन वगैरह के बारे में स्टडी की जाती है। ओके, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। थैंक यू।